4, 5, 6। किसान भाइयों, गेहूं की खेती के विषय पर हमने आपको कई भागों में विस्तार से जानकारी दी है। हम हमेशा से ही किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं की उत्पादन पहले की अपेक्षा आज बहुत बढ़ गई है। जो किसान भाई पुराने जमाने से खेती करते आ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि पहले की तुलना में आज गेहूं की उत्पादकता में बहुत सुधार हुआ है। इसके कई कारण भी हैं। उन सभी कारणों में सबसे मुख्य कारण है अच्छे किस्म के प्रभेद का आना, या फिर कह सकते हैं कि गेहूं में प्रभेदीय सुधार। किसान भाई, आप कृषि कार्यों के क्रम में ये बात तो अनुभव करते ही होंगे कि अगर अच्छे प्रभेद लगाए जाएं तो उत्पादकता निश्चित ही अच्छी होती है। लेकिन किसान भाई, क्या आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये प्रभेदीय सुधार किए कैसे जाते हैं? आखिर वैज्ञानिक ऐसा कौन सी क्रिया करते हैं जिससे कि गेहूं की गुणवत्ता, गेहूं के अच्छे प्रभेद विकसित होते हैं? यह जानना आपके लिए काफी रोचक होगा। साथ ही साथ आप हमारे इस भाग यानी गेहूं के प्रभेदीय सुधार को गौर से देखें, तब आपको यह पता लग पाएगा कि अच्छे प्रभेद लगाने से आखिर क्यों फायदे होते हैं। किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि जहाँ पर आज़ादी के समय यानी करीब 1950 के वर्ष में गेहूं की पैदावार जहाँ करीब 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, आज बढ़ कर के करीब 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। इतनी गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कैसे हुई है? गेहूं की पैदावार में या किसी भी क्रॉप के पैदावार में बढ़ोतरी का 2-3 फैक्टर होता है। पहला जो फैक्टर है, पहला जो कारक है, वह है प्रभेद। प्रभेद के बाद ही खेती के अन्य कारक आते हैं, जैसे सिंचाई का प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, खरपतवारों का प्रबंधन, रोग नियंत्रण। ये सब जो कारक आते हैं वह प्रभेदीय सुधार के बाद ही आती है। जब तक आपका प्रभेद अनुकूल नहीं रहेगा वातावरण के अनुसार, सुधरा हुआ नहीं रहेगा, जब तक उसमें उपज क्षमता नहीं होगी, तब तक आप उसमें मनचाहा सुधार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप पहले का जब प्रभेद हम लोग का रहता था, वह लंबी करीब 1 मीटर से ऊपर का, करीब 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के आसपास होता था।
उसका नतीजा होता था कि उसमें जब हम लोग रासायनिक खाद डालते थे तो वह झुक जाता था, यानी कि उसमें रासायनिक खाद का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, जिसका नतीजा होता था कि हम लोग उसमें रासायनिक खाद बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते थे, या यूँ कहें कि नहीं कर सकते थे, जिसका नतीजा था कि हम लोग का जो गेहूं का पैदावार था वह बहुत कम था। ये अलग अलग स्थिति में जो वैरायटी होता है, ये उसी हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीका, अलग अलग सिचुएशन के लिए वैरायटी डेवलप करते हैं। ये जनरली हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन पद्धति से डेवलप करते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट के बीच में हम लोग उसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके उसका F1 ग्रो करते हैं और फिर डिफरेंट सेग्रीगेशन जनरेशन F2 F6 F2 से लगाकर F6 तक जाते हैं और बेटर प्लांट को जो रूप मुक्त जो अच्छा पौधा है उसको सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में उसका परीक्षण करते हैं, करके वो वैरायटी डेवलप करते हैं। ये हमारे यहाँ जो है यही क्रॉसिंग वाला प्रोग्राम का हम लोग कर रहे हैं। और जैसे एक ये मादा पौधा किए हैं, उसके साथ ये इसका क्रॉसिंग करते हैं दूसरा पौधा के साथ, और उसके साथ फिर उसको कवर कर देते हैं ताकि वरना कोई पराग आके इसमें कोई पॉलिनेशन ना करे। और फिर इसका जो पकने के बाद इसी का जो बीज होगा वो बीज को हम लोग अलग से रख देते हैं और फिर अगले साल इसका बीज अलग से लगाएंगे और फिर उसका वो ग्रो करेंगे। हाल के वर्षों में गेहूं में प्रभेदीय सुधार में काफी तरक्की हुई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 1960 के दशक में मैक्सिको से गेहूं की अर्धबौनी प्रजाति आई। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उसी समय प्रभेदीय सुधार का यह प्रथम चरण था, लेकिन यह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थीं। जैसे वे सभी प्रभेद हमारे वातावरण के लिए अनुकूल नहीं थे। फिर उस प्रभेद को सुधार किया गया और तब से प्रभेदीय सुधार का सिलसिला चल पड़ा। अगर आज की हम बात करें, गेहूं में प्रभेदीय सुधार भारत के लगभग सभी कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में बृहद पैमाने पर चल रहे हैं। इसी तरह से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में भी गेहूं में प्रभेदीय सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से आइए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से गेहूं में प्रभेदीय सुधार लाया जाता है और इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं। हाल के वर्षों में गेहूं के प्रभेदीय सुधार में बहुत प्रगति हुई है। 1960 के दशक में मैक्सिको से गेहूं की अर्धबौनी प्रजाति आई, लर्मा रोहो, सोनरा 64, सोनरा 64। यही जो है प्रभेदीय सुधार का प्रथम चरण है। लेकिन
कुछ साल तक ये प्रभेद चले। उसके बाद इस प्रभेदों से मनचाहा हम लोग को परिणाम नहीं मिल सका, क्योंकि इसमें कई खामियां थी। जैसे लरमा रोहो था, उसका दाना लाल होता था। हम लोग अंबर रंग का गेहूँ पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग चपाती खाते हैं, वो यहाँ के लिए अनुकूल नहीं था। इस तरह से हम लोगों ने उसमें सुधार किया और अब भारतवर्ष में गेहूँ प्रभेदीय सुधार का कार्यक्रम बृहत रूप से चल रहा है, उन्नत रूप से चल रहा है। देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में गेहूँ प्रभेदीय का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावे जो हमारा गेहूँ अनुसंधान निदेशालय जो कि करनाल में है, उसका भी अपना प्रभेदीय सुधार कार्यक्रम है। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में गेहूँ प्रभेदीय सुधार में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। किसान भाइयों, प्रभेदीय सुधार के अंतर्गत सबसे पहले सोच यही होती है कि प्रभेदों में भिन्नता पैदा किया जाए। जैसे आज हमारे पास गेहूं के कई प्रभेद उपलब्ध हैं। सभी का बुआई का समय, उपज क्षमता और पौधे की लंबाई में अंतर पाई जाती है और इसी को प्रभेदीय भिन्नता कहते हैं। इस प्रभेदीय भिन्नता के बारे में आपको विस्तार से हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। किसान भाई, जब भी किसी भी फसल का प्रभेदीय सुधार की बात आती है तो सर्वप्रथम जो पहला जो स्टेज होता है, पहला जो चरण होता है, वह होता है भिन्नता पैदा करना। कहने का मतलब, जब तक पौधे में भिन्नता ही नहीं रहेगी, जब तक विभिन्न रंग के पौधे नहीं होंगे, तब आप चयन कैसे करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रभेद है, इसमें देख रहे हैं कि बाली निकल रही है, इसमें बाली नहीं निकल रही है। ये कुछ नाटा प्रभेद है, वहाँ कुछ अर्ली प्रभेद है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रभेदीय भिन्नताएं। तो चयन करने के लिए सर्वप्रथम जो स्टेज होता है वह होता है प्रभेदीय भिन्नताएं। प्रभेदीय भिन्नताएं दो तीन तरह से क्रिएट की जाती हैं, पैदा की जाती हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे बहुत सारे लैंड रेसेस थे, लैंड रेस उसको कहा जाता है, जिसको कि किसान आदि काल से उपजा रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं मिलती हैं। उससे भी हम लोग मनचाहा पौधे का सिलेक्शन करते हैं और प्रभेद का विकास करते हैं। लेकिन अब वह इफेक्टिव, अब वह प्रभावकारी विधि नहीं रहा है। उसका कारण है कि अब जितने भी किसान भाई लगा रहे हैं, सभी उन्नत किस्म के प्रभेद लगा रहे हैं। अब लैंड रेसेस बहुत कम जगह लग रहे हैं, नहीं के बराबर लग रहे हैं, खासकर गेहूं में। इसीलिए अब गेहूं अभिजनकों के पास सुधार करने का एक ही तरीका है कि कृत्रिम विधि से, आर्टिफिशियल ढंग से हम लोग भिन्नताएं पैदा करें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि आखिर भिन्नताएं किस तरह से पैदा किया जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि भिन्नताएं पैदा करने की 2 से 3 तकनीकें होती हैं। जैसे संकरण विधि, इस विधि में एक प्रभेद का पराग दूसरे प्रभेद के ऊपर डालकर नया प्रभेद तैयार किया जाता है। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। अब बात रही कि भिन्नताएं कैसे पैदा करेंगे, क्या उसका विधि होगा, क्या उसका तकनीक होगा। तो भिन्नताएं पैदा करने की 2-3 तकनीक होती है। एक जो कॉमन प्रैक्टिस में है, जो सामान्य व्यवहार में है, वह होता है संकरण विधि, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण विधि का मतलब होता है कि दो जो आपका प्रभेद है, जो जीनोटाइप है, उसका क्रॉस कराना। क्रॉस का मतलब होता है कि एक प्रभेद का जो पराग हुआ दूसरे प्रभेद पर डालना और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो हाइब्रिड कहलाता है। और अगला जनरेशन में, जैसे आपको एग्जाम्पल में मैं बता दूं, जैसे यहाँ देख रहे हैं
इसमें दो प्रभेद चुना जाता है। एक जो होता है वह कृषि में जो ऑलरेडी प्रचलित है, जिसे किसान लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार करना है, उसमें कुछ खामियां आ गई हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एग्रोबेस। जैसे ये देखें, ये एग्रोबेस है। दूसरा होता है एक ऐसा प्रभेद जिसमें कुछ खूबियां हैं, जैसे मान लीजिए कि वो किसी रोग के प्रतिरोधी हो सकता है, किसी कीड़े के प्रतिरोधी हो सकता है, उसमें कलरों की संख्या अधिक हो सकती है, उसकी बाली की लंबाई अधिक हो सकती है। तो एक कोई पर्टिकुलर यदि उसका कैरेक्टर है, चरित्र है, उसे यदि आप इसमें स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उस प्रभेद को कहा जाता है डोनर। जैसे ये डोनर है और ये एग्रोबेस है। तो एग्रोबेस को जनरली मादा लाइन रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो स्टेज है, यानी कि जिसमें कि बाली पूरा निकल नहीं गया हो, ये स्टेज इमस्कुलेशन करने के लिए, अब मैं इमस्कुलेशन दिखा रहा हूँ, यानी कि इमस्कुलेशन उस विधि को कहा जाता है जिसमें कि इसका नर अंग को निकाल दिया जाएगा, केवल मादा अंग छोड़ दिया जाएगा, ताकि पॉलन जो है, परागकण जो है, इस पर लाकर डाला जा सके। ये जो स्टेज है इमस्कुलेशन के लिए सबसे बेहतरीन स्टेज है। इसमें क्या करेंगे कि इसको पहले से हटा लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे, ऐसा हटा देंगे। अब इसमें से करीब नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऊपर से 3 4 है जो कि इसको हटा देंगे। अब इसमें से ये जो ऑन होता है, इसमें 3 फ्लोरेट होते हैं। उसमें से बीज को ऐसे पकड़ करके ऐसे निकाल दिया जाता है बीच से। बीच से एक फ्लोरेट को निकाल देंगे इस तरह से। अब इसी तरह दोनों तरफ कर देंगे। अब इसमें से ऊपर से करीब 2/3 इसे कैंची से काट देगा। इसमें से ये 3 गो स्टैमेन है। इस तरह से 3 गो होगा। ये स्टैमेन है। स्टैमेन उस पोर्शन को कहते हैं जो कि ये नरंग है, इससे पॉलन बनता है। तो इससे निकाल दिया गया। अब इसका पॉलन इस पर नहीं पड़ेगा, इसका पराग इस पर नहीं पड़ेगा, और जो भी मनचाहा प्रभेद है जिसे क्रॉस कराना चाहते हैं, उसका पॉलन, उसका पराग लाकर इस पर डालेंगे। ये इमस्कुलेशन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस बैग से ढक देंगे। ढकने का एक ही उद्देश्य होता है कि बाहर का पॉलन आकर के, बाहर का पराग आकर के इसे गंदा नहीं कर दे, यानी कि मनचाहा पराग इस पर नहीं पड़ेगा, बाहर का पराग आएगा तो ये पौधा, ये जो है मनचाहा बीज इसे पैदा नहीं होगा, इसलिए इसे हम लोग ढक देते हैं।
1 दिन के बाद इसको ऐसे निकालेंगे। सुबह में करीब 7 से 8, मैक्सिमम 9 बजे तक जैसा धूप होता है, यदि धूप में गर्मी अधिक रहेगी तो पराग पहले निकलता है। धूप में गर्मी नहीं रहेगी, कुछ क्लॉडी वेदर रहेगा, कुछ बादल छाया रहेगा या ठंडा पर रहेगा, तो पराग लेट से निकलता है, नहीं भी निकल सकता है। इसलिए इसमें इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरह से इसको छांटकर कुछ देर के लिए इसे धूप में रख देते हैं। तीखी धूप है तो 10-15 मिनट के बाद इसे काट करके धूप में रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट में देखते हैं कि इसमें से पीला पीला इसका जो पराग कोष है वो बाहर आता है। जब ये हालात पैदा हो जाए तो इसको धीरे से ले जा करके और इसे ऊपर से काट देते हैं। इसे काटने के बाद इसके पॉलन को इस तरह से झाड़ते हैं। ताकि इसका पॉलन इस पर, इसका जो मादा अंग है उस पर पॉलन पूरा बिखर जाए। उसके बाद ऊपर से इस तरह से एक जैम क्लिप लगा देते हैं। ये हुआ पॉलिनेशन। परागन के बाद उस पौधे पर टैग कर दिया जाता है। उस टैग पर जरूरी जानकारियां लिख दी जाती हैं, जैसे मादा पौधे के नाम और किस पौधे से पराग लिया गया। अब इसमें टैग लगाएंगे। टैग पर 2 नाम होगा। एक तो जो मादा लाइन है, मादा पंक्ति है, पहले उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसको क्रॉस करके जिसका पौधा, जिसका परागण लाया गया उसको लिखेंगे। ये जो लाइन है VL0867, ये इस लाइन के नाम है, यानी कि ये मादा लाइन है। इसमें इमेस्कुलेशन कराया गया है। गुने DBW14 का मतलब हुआ कि DBW14 का इस पर पराग डाला गया है। अब इससे जो बीज पैदा होगा अगला साल हम लोग उगाएंगे। अगला साल उगाएंगे तो एक जैसा होगा। फिर उसके बाद सेकंड पीढ़ी में ले जाएंगे तो उसमें बहुत सारे उसमें भिन्नताएँ आती हैं, बहुत सारे बिखराव आता है, उसमें से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने विस्तार से जाना कि प्रभेदीय सुधार का मकसद क्या है, साथ ही साथ इसकी तकनीकी बातें क्या हैं। हमारे विशेषज्ञ ने इस क्रिया को विस्तार से बताया। प्रभेदीय सुधार के बारे में जानकारी देने का हमारा मकसद है कि आपको खेती से संबंधित तकनीकी बातों को आप तक सहजता से पहुंचाई जाए, ताकि खेती के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों से आपके सामने से पर्दा उठ सके। इन्हीं कोशिशों के तहत कुछ और बातों को हम आगे भी लाते रहेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6